सो टुडेज टॉपिक इज आयोनिक रेडियाई। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियाई के बारे में कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, वो कितने टाइप की है, क्या उसका पीरियड में और ग्रुप में वेरिएशन है। आफ्टर एटॉमिक रेडियाई आयोनिक रेडियाई सेम एज द एटॉमिक रेडियाई, बट देयर इज़ अ स्मॉलेस्ट डिफरेंस कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो एटम्स के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि आयोनिक रेडियाई आयंस के लिए एप्लीकेबल है। जितनी भी चीज़ें मैं आयोनिक रेडियाई के बारे में बताऊंगा वही सेम चीज़ें सारी की सारी एटॉमिक रेडियाई में काम करती हैं। तो कुछ भी बेसिक डिफरेंस नहीं है, चाहे मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं या मैं आयोनिक रेडियाई की बात करूं, इनका वेरिएशन एक जैसा है, इनकी डेफिनेशन एक जैसी है, बस कंसिडरेशन अलग है, रेफरेंस अलग है कि एटॉमिक रेडियाई को हम रेफरेंस देते हैं एक एटम का और आयोनिक रेडियाई को रेफरेंस देते हैं हम एक आयन का। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक रेडियाई? इफ वी टॉक अबाउट एन आयन लाइक सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन, both are ions, this is cation and this is anion। अगर मैं इनकी शेल्स बनाता हूँ, इफ वी ड्रॉ द साइज ऑफ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो बेसिकली सोडियम 11th प्लेस पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1 होता है। तो इसका जो साइज़ है वो 3 शेल्स का बनने वाला है, क्योंकि लास्ट जो नंबर आता है, लास्ट जो क्लास आती है, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल ऑफ द एटम, और वी कैन से इट द क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने यहाँ पे 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल बना लिया, और तीसरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि s ऑर्बिटल में, s सब शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ से मिल जाता है साइज ऑफ द सोडियम। अब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इसको कैटायन में चेंज कर दो बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। कैटायन में कोई भी स्पीशी या एलिमेंट कब चेंज होता है? जब इसके आउटर मोस्ट शेल में से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि वी हैव टू रिक्वायर्ड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट या एटम। दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी थर्ड शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ही हम इसकी थर्ड शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तीसरी शेल खाली हो जाती है और वो 3s0 बन जाता है। अब जब ये यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा, ये वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो इस शेल का वर्च्यू हो जाएगा ख़त्म। शेल का वर्च्यू ख़त्म होने का मतलब है कि इसकी प्रेजेंस तो बनी रहेगी, लेकिन ये काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। अब जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेकंड वाली शेल से न्यूक्लियस की तरफ होगा, बस थर्ड वाली शेल से कोई अट्रैक्शन फील नहीं करेगा न्यूक्लियस। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है 2 शेल की, जिसको हम डोमिनेंट मानेंगे ओवर दी 3 शेल्स, ये स्ट्रक्चर हो जाती है Na पॉजिटिव की। तो साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब इस केस में ये बन चुका है आयन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल अब सेकंड वाली कंसीडर होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ना कि थर्ड वाली, क्योंकि थर्ड वाली का वर्च्यू केवल तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों। कोई भी शेल तब तक वर्किंग में होती है जब तक कि उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो बेसिकली आयोनिक रेडियाई की डेफिनेशन हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के सेंटर की हम बात कर रहे हैं, ऑफ एन आयन। कंसीडर यहाँ देना है, बीच में कंसीडरेशन देनी है, ऑफ एन आयन। साथ में हम ये लगा करके बोलेंगे बात। अगर ये एटम की रेडियाई होती तो मैं बोलता ऑफ एन एटम, लेकिन ये आयोनिक रेडियाई है तो हम बोलेंगे ऑफ एन आयन। तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियाई। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है आयोनिक रेडियाई की। अब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेटमेंट में मेंशन्ड हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ से हम रीड आउट भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं किसी एटम की, जैसे कि मैंने कहा क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है,
एक इलेक्ट्रॉन मुझे इसे ज़बरदस्ती देना हो, वैसे तो ये मना करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो बेसिकली देखें अगर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7, और इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आएगा और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बने रहेंगे। ये जो बेसिकली कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं कि कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज हो गई है या कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो गई है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। जब वेरिएशंस आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस सो एटम कन्वर्टेड इनटू इट्स एनायन, और व्हेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देन एटम इज चेंज्ड इनटू इट्स कैटायन। कन्वर्ट हो जाता है तुरंत ही किसके अंदर, कैटायन के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसी भी एटम से आयन के बनने के बीच। जो एनायन होता है उसकी रेडियाई हमेशा एटम की रेडियाई से बड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं एटम को लेकर के, एटम से कैटायन को लेकर के, तो बेसिकली कैटायन की जो रेडियाई होती है वो एटम से छोटी होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। एनायन की रेडियाई के बड़े होने के पीछे का एक रीज़न और है। यहाँ पे हमने लिखा एटम, ये मैं लिख रहा हूँ एनायन, और ये मैं लिख रहा हूँ कैटायन। तो एनायन की रेडियाई बड़े होने के पीछे का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि कैटायन में नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, सेम शेल के साथ बात होती रहती है। अगर शेल में कोई चेंज आएगा भी तो शेल घटेंगी, डिक्रीज होंगी, ना कि इंक्रीज होंगी, जबकि एनायन के केस में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज नहीं होती हैं। या तो कांस्टेंट बनी रहेंगी आपकी, या फिर वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसका नंबर बढ़ जाएगा, जिसके बिहाफ पे ये रिजल्ट निकलता है कि रेडियाई ऑफ एन एनायन ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एटम, और रेडियाई ऑफ द एटम ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द कैटायन। रेस्पेक्टिव कैटायन से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो अगर मैं इसकी वेरिएशन की बात करता हूँ, तो पीरियड्स में और ग्रुप्स में हम दो तरीके से इनका वेरिएशन चेक करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई को मैं पहले बता दूं कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती जाती है। एटॉमिक रेडियाई के पीछे डिक्रीज होने का रीज़न क्या था कि शेल कांस्टेंट थी, शेल्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे थे इन दी सेम पीरियड। जब सेम शेल में लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि इसका साइज हल्का सा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियाई ऑलवेज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी पीरियड इन दी पीरियोडिक टेबल। और ग्रुप में इसका उल्टा था कि जैसे ही आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि शेल्स बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो बेसिकली हम सीधा सीधा बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल बढ़ रही है। जैसे कि अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूँ तो सेकंड पीरियड में 2 शेल होंगी, थर्ड पीरियड की बात करूँ तो 3 शेल होंगी, फोर्थ पीरियड की बात करूँ तो 4 शेल होंगी, फिफ्थ पीरियड की बात करूँ तो 5 शेल होंगी। तो 5 शेल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। और नंबर ऑफ शेल्स क्यों बढ़ती हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे स्लॉट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वो स्लॉट्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स का काम कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, जब हम आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं तो जनरल लैंग्वेज में अगर मैं देखूं तो पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियड डिवाइड किए हुए हैं, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड इस तरीके से एलिमेंट्स चलते हैं। मैंने सेकंड पीरियड की बात करी जिसमें रखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने एक पीरियड उठा लिया, एक पीरियड चूज कर लिया जिसमें एलिमेंट्स रखे थे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैंने क्या किया, इन सारे एटम्स को, सारे एलिमेंट्स को इनके आयन्स में कन्वर्ट कराया। तो हमें ये चीज़ मालूम है कि जो शुरू के 2 एलिमेंट्स हैं ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं, और मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू इट्स कैटायन। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो लॉस करेंगी इलेक्ट्रॉन्स का और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो लिथियम ने टेंडेंसी दिखानी है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जिसकी वजह से लिथियम पॉजिटिव आयन बनाता है। और एक ही इलेक्ट्रॉन का क्यों लॉस कर पा रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है।
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। बात करें अगर हम बेरिलियम की, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसकी 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 2 है, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है और बना देता है बेरिलियम 2 पॉजिटिव चार्ज। इतना होने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है दैट इज बोरोन एंड कार्बन। इन दोनों को ना तो हम प्योरली मेटल की कैटेगरी में कंसिडर करते, ना नॉन मेटल की कैटेगरी में कंसिडर करते, क्योंकि इनके पास एनोमोलस बिहेवियर होता है और ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन एंड कंडीशन रेस्पेक्टिव। जिस रिएक्शन में इनका यूज़ किया जाएगा ये लॉस और गेन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं या शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो मैं सीधे बात करूंगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आयन की, यानी एनायन की। तो ये होती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन को या 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो लास्ट ये आया था 2s2 देन 2p3। इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5 और स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये -3 चार्ज लग जाएगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये अपना एनायन बनाता है दैट इज -3 चार्ज। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आ जाता है 2p4, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट में हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर चार्ज लग जाता है -2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसने केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो बेसिकली कल जो हमने वैलेंसी देखी और जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखी वही इनके आयंस की स्टेट डिफाइन करती है। इसी तरीके से फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2s2 देन 2p5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7। इसको गेन करने की जरूरत है केवल 1 इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और इस पर एक निगेटिव चार्ज लग जाता है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें वेरिएशन चेक करना है कि आयोनिक रेडियाई में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो आयोनिक रेडियाई जब हम बात करते हैं किसी मेटालिक ग्रुप के अंदर यानी एस ब्लॉक के अंदर, मैंने बात करी केवल एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक में पहले आयोनिक रेडियाई ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और दूसरे जैसे ही सेम पीरियड में दूसरे ग्रुप में एलिमेंट पहुंचेंगे लेकर के तुरंत वहां पर आयोनिक रेडियाई कम हो जाएगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव ज़्यादा होंगे आयोनिक रेडियाई उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेज फॉर मेटल्स इन दी एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। जैसे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी वैसे ही आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज होती है फॉर मेटल्स। ये तो स्पेसिफिक मैंने बात करी मेटल्स के लिए। अब मैं बात करूं अगर नॉन मेटल्स के लिए, तो नॉन मेटल्स का जो ग्रुप है वो बेसिकली कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 ग्रुप हैं ये, और एक ये लास्ट हमारे पास छठा ग्रुप है जिसको हम 0 ग्रुप बोलते हैं या इनर्ट गैस फैमिली बोलते हैं। तो जो 15th ग्रुप वाले हैं ये हो गया 13th 14th देन ये 15th। जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी मैंने यहाँ पे बात करी जिसमें नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने गेन किए। तो बेसिकली इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो और ज़्यादा टाइट हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज तेजी से और ज़्यादा रिड्यूस होगा। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो एज रेस्पेक्टिव टू दी नाइट्रोजन इसकी एटॉमिक रेडियाई कम श्रिंक होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से कम रहेगा। सिमिलरली बात करें अगर हम फ्लोरीन की, तो इसका साइज यानी इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे बड़ी रहेगी इन सभी में, मतलब और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने 1 को गेन करना है। तो जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सबसे बड़ी रेडियाई किसकी मिली मुझे, नाइट्रोजन की मिली जो कि 177 थी, ये एक्सपेरिमेंटली काउंट की गई हैं। और वेरिएशन आना शुरू होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ऑलमोस्ट बढ़े हुए हैं। नाइट्रोजन के पास पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन थे, केवल 7। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 आउटर मोस्ट शेल में जो हम देख रहे हैं। और जो फ्लोरीन थी नाइट्रोजन के पास थे 5 और ऑक्सीजन के पास थे 6 और ऐसे ही फ्लोरीन के पास थे 7। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का था और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का था। अब हम उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं स्टेबिलिटी अचीव कराने के लिए। तो पहले ही इनकी रेडियस काफ़ी छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा पाया गया, जिसकी वजह से साइज भी इसका सबसे छोटा पाया गया। तो ये सबसे छोटा साइज दिखाता है, यानी इसकी रेडियाई सबसे ज़्यादा छोटी होती है, और नाइट्रोजन की रेडियाई इन सभी में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो हम यहाँ से एक सीधा वेरिएशन निकाल सकते हैं कि आयोनिक रेडियाई ऑलवेज डिक्रीजेज इन द पीरियड फॉर एस ब्लॉक मेटल्स एंड ऑल्सो फॉर पी ब्लॉक नॉन मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल्स और पी ब्लॉक नॉन मेटल्स के लिए एटॉमिक रेडियाई की तरह ही आयोनिक रेडियाई में भी वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएशन डिक्रीज ही होगा हमेशा। और इसको मैं बीच में स्प्लिट करके इसीलिए बोल रहा हूँ फॉर अल्कली मेटल और या फिर मेटेलिक ब्लॉक या फिर नॉन मेटेलिक ब्लॉक, क्योंकि बीच में क्या रखे हुए हैं, बोरोन और कार्बन रखे हुए हैं। दूसरी बात, नेचर चेंज हो जाती है कि मेटल्स के पास लॉस ऑफ टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ लॉसिंग होती है, और नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी टू गेनिंग होती है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करें अगर IE या IP, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहोगे, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक और नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, भी हम इसको बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह लो, कुछ भी नाम हम इसको दे सकते हैं, तीनों एक ही हैं, तीनों का काम एक ही है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इतना है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम या एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों कि हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये डेफिनेशन डिफाइन कर रही है यहाँ पे। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम किसी एटम की स्ट्रक्चर देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा हुआ है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, जिसकी वजह से ये एटम कंसिस्टेड होता है, जिसकी वजह से ये एटम बना हुआ है। यानी कि एक इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इन दी एटम, जो बाइंड करके रखे हुए हैं दोनों चीज़ों को एक साथ, और पूरे के पूरे एटम की स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन को बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रेस्पॉन्स के या बिना किसी प्रॉब्लम के, डिफिकल्टी के हम आसानी से निकाल पाएंगे? तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इस एटम को पहले आइसोलेटेड स्टेट पर लाना पड़ेगा बाय गिविंग इट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये आइसोलेटेड स्टेट पर होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रही, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि साइज ऑफ द एटम जितना छोटा होगा, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा IE और IP की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। और वैल्यू जो होगी वो बेसिकली मेजर की जाती है किलो जूल पर मोल में। यानी IE की वैल्यू अगर हाई कहीं पर रिप्रेजेंट हो रही है तो वहाँ कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज हायर, साइज ऑफ द एटम इज स्मॉलर। जितना छोटा एटम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का उतना ज़्यादा रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब ये जो प्रोसेस है बेसिकली वो कैसे आता है एग्जाम में, तुमको क्या बोलेगा कि हमारे पास सीधा सीधा बोला नाइट्रोजन, अब कहेगा कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखिए कि कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर है और कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेसर है। ये तो मैंने सेम एटम के या एलिमेंट के बारे में बात करी। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे कहे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम चेक करें तो इनमें से किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो अब पहले हम इसका वेरिएशन देख लें किस तरीके से ये वेरिएशन करने वाला है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कहते हैं, देखो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराते हैं तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज IE1। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराते हैं देन इट इज नोन एज द IE2, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
Similarly, when we remove the third electron from the outermost shell, then it is known as the third ionization enthalpy. तो इस तरीके से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक करने वाले हैं कि किसका अमाउंट ज़्यादा आएगा, किस में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहाँ पर हमने एक वेरिएशन ले लिया। वेरिएशन क्या है कि डाउन टूवर्ड्स जा रहा हूँ मैं और पीरियड के अंदर मैं जाऊँगा। तो पहले मैं गया डाउन टूवर्ड्स इन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में जाएंगे तो हमने दो ग्रुप उठाए, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 17। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लिथियम की अगर मैं बात करता हूं तो लिथियम मतलब ये सारे के सारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं सबके पास आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इन सभी के पास? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनके जो साइज है वो अलग अलग है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि वो पीरियड में सबसे ऊपर, ग्रुप में सबसे ऊपर रखा हुआ है। फिर उसके बाद सोडियम रखा हुआ है तो इसका साइज उससे बड़ा होगा। फिर उसके बाद पोटेशियम रखा है, फिर उसके बाद रुबिडियम रखा है। इसका साइज एक शेल का है, 2 शेल का। लिथियम का साइज 2 शेल का है, सोडियम का 3 शेल का है, पोटेशियम का 4 शेल का है और रुबिडियम का 5 शेल का है, जिसकी वजह से ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर रखे हुए हैं। अब अगर मैं एक कॉमन सेंस वाली छोटी सी बात पूछूं कि इनमें से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होगा, तो सबका आंसर सीधा सीधा आएगा जिसका साइज बड़ा होगा। क्योंकि लिथियम का साइज है केवल 2 शेल का, सोडियम का आ गया 3 शेल का, ऐसे ही पोटेशियम का आ गया 4 शेल का और ऐसे ही ये आ गया रुबिडियम का 5 शेल का। तो अब होने क्या वाला है कि जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन का वो लिथियम के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत पास पास बैठे हुए हैं। लेकिन सोडियम के केस में नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल से ही हमें चेक करना है तो आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ने की वजह से कम हो जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम के केस में और कम हो जाएगा और रुबिडियम के केस में और भी कम हो जाएगा क्योंकि 5 शेल्स का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब हम डाउन टूवर्ड्स आते हैं तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो कम होती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब लिथियम का साइज छोटा था तो छोटे साइज के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल कराने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा। हमें ज़्यादा टाइम तक उस एलिमेंट को गर्म करना पड़ेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे रुबिडियम के केस में तो रुबिडियम क्या है? 5 शेल का साइज है जिसका साइज बड़ा है। अब साइज बड़ा होने की वजह से इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? ज़्यादा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किया जा सकता है। उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पाई गई है 520 किलो जूल पर मोल। सोडियम की तरफ जैसे ही गए तो वो डिक्रीज हो गई 496। पोटेशियम के लिए वो और कम हो गई और आसानी से और इजीली उसने इलेक्ट्रॉन का रिमूव करा दिया। ऐसे ही रुबिडियम ने भी और इजीली अपने में से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करा दिया, जिसकी वजह से IE या IP की वैल्यू डाउन टुवर्ड्स डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर मैं हेलोजेंस की बात करता हूँ, ग्रुप 17 की बात करता हूँ, तो ग्रुप 17 में भी यही काम हो रहा है कि फ्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले से ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब एक इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड कराना है तो रिमूव कराना है। एक इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें से क्या करना है? रिमूव कराना है। अगर मैं फ्लोरीन की बात कर रहा हूं तो इसका साइज सबसे छोटा होने की वजह से यह अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं कराएगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो डाउन टूवर्ड्स जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन आएगा? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लिथियम 3रे नंबर पे रखा है और फ्लोरीन 9वें नंबर पे रखा है। तो 3 से 9 नंबर की तरफ जाते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है और जब साइज डिक्रीज होगा तो IE की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेसिकली वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इन द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इन द ग्रुप
अगर हम बात कर रहे हैं तो IE ऑलवेज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो ये दो रिजल्ट हैं, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। और अगर हम इसे और भी डिफाइन करना चाहें तो हम ZEFF के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई IE ऑल्सो इंक्रीजेस। और व्हेन वी गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप देन ZEFF वैल्यू डिक्रीजेस, जिसकी वजह से IE ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी IE और IP, आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो गया इसका पीरियड का वेरिएशन, जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर कि लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हैं और थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गन की तरफ जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि IE की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी 496 से 1521 तक जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट का जो इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, वो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड दी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। तो ये बेसिक रीज़न है IE और IP के इंक्रीज और डिक्रीज होने का। अब जितने भी हमारी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी एटॉमिक रेडियाई के बेस पर ही डिफाइन की जा सकती हैं बहुत आसानी से। इसको मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज और इंक्रीजेज ना बोल करके ये कह सकता हूँ कि IE ऑल्सो इंक्रीजेज इन द पीरियड बिकॉज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है इसलिए IE बढ़ती है। और ग्रुप में मैं ये कह सकता हूँ कि एटॉमिक रेडियाई जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से IE की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ZEFF के, उसी तरीके से IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियाई के, 1 एटॉमिक रेडियाई। क्या आप एटॉमिक रेडियाई बढ़ाइए IE की वैल्यू घट जाएगी, आप एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू घटाइए IE बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल जाते हैं। जिस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को हमने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट भी बढ़ेगा क्योंकि साइज रिड्यूस होता है। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घटाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाता है कि IE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप एटॉमिक रेडियाई के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो IE घटेगी, आप एटॉमिक रेडियाई के साइज़ को घटाएंगे तो IE बढ़ेगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रोल है। इस तरीके से हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स आप लोग खुद से ढूंढेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को ईजीली रिमूव नहीं करा पाएंगे, या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव करा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ आ जाता है, ये ख़त्म हो जाता है हमारे पास IE का कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो टर्म आती है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इतनी सारे टॉपिक्स को रिवीजन कीजिए और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो बाल को करी नहीं करी वीडियो लाइक करी नहीं अभी तक, कर दो, पता है ना कैसे करनी है। अंगूठे पे बटन दबा दो, बटन को लाल कर देना याद से। हाँ कर दो।